अपने घर पे फ़ोन करता है, लेकिन घर पे कोई फ़ोन ही नहीं रिसीव करता है। अब लड़का परेशान हो जाता है कि आखिर कोई घर पे फ़ोन क्यों नहीं रिसीव करता है। फिर उसको लगता है कि हो सकता है कि फ़ोन डिस्चार्ज होगा, तो अपने माँ से के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उनका भी नंबर बंद आ रहा था। और माँ और पिताजी का जब नंबर बंद आता है, तो फिर वहीं पर बगल में एक व्यक्ति होता है, जो कि गार्ड की नौकरी करता है। वो उसके नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि घर पे जा करके माँ से या फिर पापा से बात करवा दो। गार्ड कहता है कि ठीक है भैया, और फिर वो जाता है। घर की घंटी बजाता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, फ़ोन ऑन ही होता है। और जब घर के अंदर जाता है, जब दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा बाहर से ही लॉक होता है, दरवाज़ा जब खोलता है तो अंदर का जो दृश्य होता है, उसको देख करके उस गार्ड की चीखें निकल जाती है। वो चिल्लाने लगता है और वहाँ से भाग करके निकलने लगता है। तो जो फ़ोन पे लड़का होता है, वो पूछता है कि आखिर बात क्या है? वो कहता है कि साहब, आपके माँ को, आपके पिताजी को किसी ने मार दिया है। वो लोग यहाँ पर लथपथ पड़े हुए हैं खून से। अब जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है, वो परेशान हो जाता है। आखिर वो, लेकिन वो यूएसए में रहता है। लेकिन आखिर इन 2 हत्याओं के पीछे व्यक्ति कौन होता है? आखिर वजह क्या रही होगी कि एक 65 साल की बुजुर्ग महिला, जिसके साथ इतनी बेरहमी से कत्ल उसका किया गया था, और उसके पति के साथ, जिसकी उम्र यही कोई 69 साल के करीब होती है। सवाल बड़ा ही दिलचस्प होता है कि आखिर कत्ल करने वाला कातिल कौन है? लेकिन अब अफरा-तफरी का माहौल बढ़ जाता है और फिर मौके पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन आखिर सवाल ये है कि कत्ल करने वाला कातिल कौन, वजह क्या है? जानने वाले इस पूरी घटना को इसी वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची कहानी मुंबई की है। दरअसल इस परिवार में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राकेश होता है, और उनकी धर्मपत्नी होती है जिनका नाम नम्रता होता है। राकेश एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनको एक एक तकलीफ होती है, एक बीमारी से वो पीड़ित है, जिस वजह से वो उठ बैठ नहीं पाते थे। उनकी पत्नी नम्रता, जिसकी उम्र यही कोई 65 साल के करीब होती है। अब इधर ये 65 साल की महिला और 68 साल के राकेश, इन दोनों के पति पत्नी के बीच में प्रेम बहुत होता है। लेकिन जो राकेश है, वो बिस्तर से उठ नहीं पाया करते थे। वो कभी कभार बहुत मेहनत करते थे, तो कभी थोड़ा सा उठ जाया करते थे, थोड़ा सा चल लिया करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इनके 3 लड़के होते हैं। तीनों लड़कों में एक लड़का जो होता है, वो जो सबसे बड़ा होता है, वो अमेरिका में रह करके जॉब करता है, और दूसरा दुबई में था, और तीसरा दिल्ली में था। दिल्ली में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। अब ये 3 लड़के थे, और फिर धीरे-धीरे करके बारी-बारी से इन तीनों लड़कों की शादी कर दी जाती है। शादी होती है, कुछ समय तक तो बहुएँ घर पे रहती हैं, लेकिन बहुएँ फिर अपने-अपने पति के साथ चली जाती हैं। इधर ये दोनों पति और पत्नी फिर से अकेले हो गए रहते हैं। अब इस बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है, घर में किसी न किसी को रहना चाहिए, लेकिन आखिर जो कोई रहने वाला के लिए तैयार ही नहीं था, सब अपने-अपने पतियों के पास थी। और चूँकि नम्रता भी कुछ बोल नहीं पाती थी, और राकेश भी कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वो दोनों पति-पत्नी हमेशा से साथ ही रहे थे। क्योंकि उनकी भी जब जॉब लगी थी, तो वो भी अपनी पत्नी को लेकर के इसी मुंबई जैसे शहर में ही चले आए थे, और वहीं पर रहते थे। दरअसल जो राकेश थे, वो यूपी के रहने वाले, यूपी के रायबरेली का एक गाँव लगता है शिवनगर, उसी शिवनगर गाँव के ये रहने वाले होते हैं, और जा कर के मुंबई में जॉब करते थे, सरकारी नौकरी करते थे, और वहीं पर अपना पूरा जीवन गुजार दिए थे। अब ऐसे ही जब वक्त कटता है कुछ समय बाद से, अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई चारा ही नहीं होता है। अब घर कोई भी सामान लाना होता था, तो ये नम्रता ही जाया करती थी। लेकिन नम्रता, जिनकी उम्र 65 साल थी, वो लगती नहीं थी कि 65 साल की है। उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा था, इस कदर मेंटेन रखा था कि वो लगती ही नहीं थी। लेकिन जो राकेश थे, अब वो किसी काम के नहीं रहे थे, यानी कि बस वो खाते थे, सोते थे, बस इनका यही काम था। लेकिन जो नम्रता के अंदर की जो ख्वाहिशें थी, अभी भी उस 65 साल की उम्र में भी उसकी जगती थी, और कहीं न कहीं उसको सेक्स की तलब जगती थी कि वो किसी न किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन उसको ऐसा करने वाला कोई मिलता नहीं है। दरअसल फिर वहीं पर एक लड़का होता है, जो कि वहीं पर किराएदार बन कर के आया रहता है, और बगल में ही, और वहीं पर रहता है, और फिर अपना ड्यूटी जाया करता था, ड्यूटी से आया करता था। अपना यही उसका प्रतिदिन का रूटीन होता है। एक दिन जो शिवम है और जो नम्रता है, इन दोनों की नज़रें लड़ती हैं। दरअसल नम्रता मार्केट जा रही थी, तो उसी टाइम जो शिवम है, वो भी अपनी छुट्टी उस दिन उसके ऑफिस की होती है, तो वो घर ही पे होता है, वो भी जाता है मार्केट के लिए। तो अब
जाहिर सी बात है कि कोई पड़ोसी अगर है तो लगभग 10 दिन 20 दिन या फिर 2-3 महीने 4 महीने अगर वो बार बार दिखता है तो लोग एक दूसरे की जान पहचान हो ही जाती है। अब ऐसा ही कुछ होता है शिवम के साथ और नम्रता के साथ। दरअसल जो शिवम है और नम्रता है, इन दोनों की बातचीत होने लगती है। अब फिर धीरे धीरे जब उस दिन जब बाजार जाना होता है तो नम्रता शिवम के साथ हो लेती है और कहती है कि मुझे भी लेते चलो, मुझे भी बाजार जाना है, तो अगर तुम बाजार जा रहे हो तो शिवम कहता है कि ठीक है। अब शिवम लेकर के चला आता है और आने के बाद से ये बाजार में ये लोग अपना बाजार करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बाजार जो आने जाने का सिलसिला है अब लगा रहता है। जब भी नम्रता को बाजार जाना होता था तो वो जाया करती थी, आया करती थी और ये दोनों की अब अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब ऐसे ही वक्त करता है और लगभग कुछ समय बीता करता था। अब धीरे ये जो कभी जो अमेरिका लड़का रहता था बड़ा वाला, वो फ़ोन किया करता था, तो कभी दुबई से, कभी दिल्ली से। ये तीनों लड़के जो चारों लड़के थे, वो बारी-बारी से अपना फ़ोन कर लिया करते थे अपने माता-पिता को। अब इन दोनों की सबकी बातचीत भी हो जाया करती थी। लेकिन अब एक दिन अचानक से जो उन दोनों का नंबर है, यानी कि राकेश का और नम्रता का, दोनों का बंद आता है। और जब बंद आता है तो फिर लड़का परेशान हो जाता है और वो बार-बार फ़ोन करता है तो फ़ोन बंद आता है। सुबह से शाम हो जाती है। सुबह में वो फ़ोन कर रहा था और शाम से फिर रात होने लगती है तो फिर उसको घबराहट से होने लगती है। वो सोचता है कि आखिर माँ और पिताजी आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है उनका? अगर माँ का नंबर बंद रहेगा या फिर पिताजी का नंबर बंद रहेगा, दोनों में से किसी एक ही का नंबर बंद रहेगा, क्योंकि घर में इन्वर्टर है, सारी सुविधाएँ हैं, तो फ़ोन डिस्चार्ज होने का सवाल ही नहीं है। और फिर वहीं पर बगल में ही एक गार्ड जो होता है वो जॉब करता है और उसको वो फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद वो कहता है कि जाना थोड़ा-सा मेरे घर में देखना और माँ से और पिताजी से किसी कोई भी होगा तो उनसे बात करवाना। गार्ड कहता है कि ठीक है और जाता है और जाने के बाद जब घर का दरवाज़ा जब वो खोलता है, तो खोल करके उसके मुँह से चीखें निकल जाती हैं और कहता है साहब यहाँ पर तो दोनों लोग मरे हुए पड़े हैं, खून से लथपथ हैं। अब जैसे इस प्रकार की बातें जब वो सुनते हैं, तो दुबई में जो अमेरिका में लड़का होता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया? अब वो परेशान हो जाता है। अब जो महिला की लाश होती है वो बगल में ही किचन होता है, किचन जो होता है वो ओपन डोर होता है, उसी में पड़ी होती है और जो राकेश होते हैं, राकेश वहीं पर नीचे फर्श पे पड़े होते हैं। अब जैसे इस प्रकार की जो वो चीज़ें देखते हैं, तो गार्ड चिल्लाता है, वहाँ से भागता है बाहर और उसके शोरगुल को सुन करके पूरे मोहल्ले जमा हो जाता है और फिर उधर पुलिस भी आ जाती है मौके पर। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो फिर जब उसकी रिपोर्ट आती है, उधर से जो लड़का है वो भी अपनी प्राइवेट फ्लाइट लेता है और दुबई वाला लड़का भी, दिल्ली वाला लड़का पहुंच ही जाता है और सभी लड़के लगभग आ ही जाते हैं। उसके बाद जो बॉडी है वो परिवार को सुपुर्द कर दी जाती है, अंतिम संस्कार होता है। लेकिन जो पुलिस है अपनी तफ्तीश में जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक सरकारी ऑफिसर और उसकी पत्नी का कत्ल हुआ था और दूसरी बात ये कि एक ही घर में 2-2 मर्डर हुए थे, तो पुलिस के लिए ये बहुत ही बड़ा सवाल था कि आखिर इतना बड़ा साजिश रचने वाला कौन है। फिर उनको लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि चोरी का एंगल होगा, तो इसलिए वो घर में जाते हैं और घर में जाने के बाद से फिर तिजोरी को देखा जाता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो सब कुछ नॉर्मल होता है। कुछ ऐसा गायब नहीं होता है जिससे लगे कि हाँ, चोरी हुई है, सब कुछ नॉर्मल था। तो अब इधर पुलिस भी परेशान है, इधर-उधर अब तलाश रही है। अब उस गली में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता है, जिससे ये पता लगा जा सके कौन आया है, कौन गया है। अब बड़ा ही अजीब-सा सवाल होता है, लेकिन अब पुलिस अपने तफ्तीश में जुटी होती है, उस महिला की सीडीआर निकालती है, बातचीत करती है, लेकिन देखती है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो संदिग्ध हो, जिस पे बात किया जा सके, जिसको पकड़ा जा सके, जिसको उठाया जा सके, या फिर राकेश के का भी नंबर ट्रेस करती है, सारी चीज़ें निकाली जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे? तो फिर पहले कुछ लोगों ने कहा था कि जो नम्रता है, इसका जो ये बगल का रहने वाला लड़का है शिवम, कभी-कभार इसके ही साथ बाज़ार जाया करती थी, तो शायद हो सकता है उसको पता हो। तो पुलिस शिवम को से भी वहीं पर उसी के घर पे पूछताछ करती है और पूछती है कि अगर तुम्हें कोई जानकारी हो तो बता दो। तो शिवम कहता है कि नहीं साहब, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जो कि मैं आपको बता सकूँ। तो अब पुलिस उसको छोड़ देती है। लेकिन फिर से
पुलिस जांच में ही जुटी रहती है। लेकिन लगभग उस मर्डर के 1 हफ्ते बाद एक व्यक्ति थाने में फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, एक मेरे पास 11 सेकंड की एक वीडियो है और मुझे लगता है कि उसमें हो सकता है कि आपको कुछ सुराग मिल जाए और आप कातिल तक पहुंच जाए। फिर जो वहाँ के एसआई होते हैं, ब्रजेश कुमार जी, वो मौके पर पहुंचते हैं और पहुंच करके उस वीडियो क्लिप को देखते हैं, जिसमें उस वीडियो को बताते टाइम उनकी जो जो व्यक्ति फ़ोन करते हैं, उनकी लड़की बाहर का व्यूज़ का वीडियो बना रही थी और उसी दौरान उस महिला के घर में इसे एक लड़का जल्दीबाजी में निकल रहा होता है और उस टाइम पे शाम का वक्त होता है और इसी शाम के वक्त जल्दीबाजी में एक लड़का निकलता है और निकल करके वहाँ से भाग करके दूसरे घर में जाता हुआ नजर आता है। और ये वीडियो उसी दिन का था जिस दिन का मर्डर हुआ था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि जो मर्डर है, जब बॉडी बरामद की गई थी उससे 24 घंटे से पहले का है। एग्जैक्ट एक टाइमिंग बताई गई थी कि इसी टाइम पे लगभग मर्डर हुआ है और उसी टाइम का वो वीडियो था। तो अब उस व्यक्ति को देखा जाता है तो पुलिस सोचती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। फिर उस वीडियो को दिखाया जाता है, लोगों से पूछा जाता है उस मोहल्ले में, तो पता चलता है कि ये वीडियो में जो दिख रहा लड़का कोई और नहीं बल्कि शिवम ही है। अब पुलिस को शिवम पे शक होता है और पुलिस ने शिवम को उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। और पुलिस उससे पूछती है कि आखिर ये बताओ कि तुम उस टाइम पे करने क्या गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे जो कातिल है वो तुम ही हो। और जब पुलिस अपने रवैये पे आती है तो फिर जो शिवम है वो टूट जाता है और सारी बातें बताने लगता है और बताता है कि आखिर उसने कैसे कैसे क्या क्या किया था। दरअसल वो बताता है कि जब नम्रता और एक जो पूरी कहानी से वो बताता है, वो कहता है कि जब नम्रता से शिवम की मुलाकात जब हुई थी, वो दोनों बाजार जाने का सिलसिला शुरू हुआ था और फिर वो कभी उसके घर पे चला जाया करता था, कभी बूढ़ी और उसको बनाने के खिलाने के लिए बुला दिया करती थी। तमाम ऐसे ही सिलसिले अब आगे बढ़ते थे और बढ़ने के साथ साथ ये जो शिवम है और नम्रता है, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं और जो नम्रता है उसके अंदर एक अलग ही हवस का भूत सवार था और वो चाहती थी कि शिवम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसलिए उसके सामने उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे और दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते हैं। तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो शुरू हो जाता है। अब ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने तो बढ़ता है, लगभग 3 महीने गुजरने लगते हैं उसकी मुलाकात से और 3 महीने तक ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। चूंकि घर में राकेश होता था लेकिन उसको इस बात की खबर ही नहीं होती थी कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। उसको लगता था कि उसकी पत्नी 65 साल की महिला है, वो क्या ही करेगी। लेकिन 65 साल की महिला के अंदर जो इसका खुमार चढ़ा था वो शिवम को भी हिला के रख दे रहा था। शिवम थक जाता था लेकिन जो नम्रता है वो थकने का नाम ही नहीं लेती थी। अब इधर एक दिन दोपहर का वक्त होता है और दोपहर के वक्त में ये शिवम और नम्रता ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में मस्त थे। अब जो नम्रता होती है उसके मुंह से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। जब जो जोर जोर से आवाजें आ रही थी, वो जो उसमें आकर के होश अपना खो चुकी थी। अब उसको ये पता ही नहीं था कि उसका पति भी घर में ही है, वो होश अपना खो चुकी थी। और जब राकेश को उसकी आवाजें सुनाई देती है और ये अजीबोगरीब आवाजें अब राकेश को समझ देने लगती है। अब उसको लग जाता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। अब इसीलिए उसने तुरंत वो किसी तरह कोशिश करके वो वहां से अपने बिस्तर से उठता है और उठ करके सीधा वो उस अपनी पत्नी के कमरे की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही हिम्मत करके पत्नी कमरे की तरफ तो बढ़ जाता है किसी तरह, क्योंकि उसको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बढ़ने को तो बढ़ जाता है लेकिन जब देखता है जो अंदर का नज़ारा, तो देख करके उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सोचता है कि आखिर उसकी पत्नी इतने जबरदस्त तरीके से एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। अब वो कुछ बोलता उससे पहले नम्रता की नज़र पड़ जाती है, लेकिन नम्रता उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि अभी उसको यहाँ आने में ही 20 मिनट लग जाएंगे, तब तक वो अपना काम खत्म कर चुकेगी। क्योंकि उसका जो जोश था वो चरम सीमा पे था। अब वो रुकना नहीं चाहती थी, वो खुद को लुटा देना चाहती थी शिवम की बाहों में। अब इतना करते करते वो अपने पति के सामने ही शारीरिक संबंध बना रही थी। उसका पति किसी तरह लड़खड़ा करके उनके पास पहुंचता है और तब तक वो अपना काम खत्म कर चुकते हैं। अब उनको लग जाता है कि ये तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। और वो जितना जोर से वो व्यक्ति राकेश चिल्ला सकता था वो चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाता है तुरंत नम्रता उठती है और उस व्यक्ति को यानी अपने पति को पटक देती है बिस्तर पे, वही माफी चाहते हैं फर्श पे, और फर्श पे पटक करके
उसके सीने पर चढ़ जाती है और कहती है राकेश, पूरे वो निर्वस्त्र होती है और उसके सीने पर चढ़ी होती है और राकेश से कहती है कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, तो क्या तुम बूढ़े हो चुके, तो मैं भी एकदम बूढ़ी थोड़े हो चुकी हूँ, मुझे अभी मेरे अंदर बहुत आग है, मुझे बुझानी है। राकेश कहता है कि मैं ये सारी बातें अपने लड़कों को बता दूंगा। अब तमाम बातें उसको बताता है, कहता है, हाथ डराता है, धमकाता है। इधर तब तक वो राकेश को शिवम को इशारा करती है कि वो शिवम जाओ और एक इसको दबाए रखो, तकिया लेकर के आओ। वो तकिया लेकर के आते हैं और तकिया लाने के बाद से उसके राकेश के मुंह को दबा देता है और राकेश तड़फड़ाने लगता है। तब तक नम्रता उठती है पूरे निर्वस्त्र में और जाती है किचन से बड़ा सा चाकू लेकर के आती है और उसके सीने में पेट में घोंप देती है, जिससे वो वहीं पर लहूलुहान होकर के मर जाता है। और कहते हैं कि शिवम से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, यही हमारे रास्ते का रोड़ा था और ये भी अब रास्ते से हट गया। उसके बाद वो जाती है और जा करके एकदम बिंदास मन से वो अपना जा करके किचन में चाकू धुल रही थी और चाकू धुलने के बाद से शिवम देखता है तो सोचता है कि इसको तो किसी भी प्रकार का भय ही नहीं है, किसी भी प्रकार का डर ही नहीं है, ये कभी भी मेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। या तो फिर अगर इस बात का अगर खुलासा अगर होता है तो ये पुलिस के सामने बयान दे देगी तो मैं फंस जाऊंगा। अब इसीलिए शिवम सोचता है कि इसको भी रास्ते से हम हटा देना चाहिए। इसीलिए वो जाता है और वो जो चाकू वो धुल करके रखती है, उसी चाकू से उस महिला के ऊपर भी ताबड़तोड़ वार करने लगता है। लेकिन तब तक जो नम्रता होती है उसके हाथ भी एक छोटा सा चाकू लग जाता है, जिससे वो भी शिवम के ऊपर वार कर देती है। लेकिन तब तक वो इतनी लहूलुहान हो चुकी थी, बस एक ही बार में वो गिर जाती है और वो किचन में ही दम तोड़ देती है। अब शिवम वहाँ से जल्दी से निकलता है और निकलने के बाद सीधा वो अपने घर चला जाता है और उसके बाद वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उसको लगता है कि अब तो कोई बताने वाला है नहीं और सीसीटीवी है नहीं, तो इसीलिए कुछ पता नहीं चलेगा। और वो अपना वहाँ से कोई भी सामान को छूता भी नहीं है ताकि ऐसा लगेगा कि हाँ चोरी हुआ है, ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ से वो अपने घर पे चला जाता है। दरअसल जब पुलिस शिवम के बारे में और पता करती है तो शिवम बताता है कि वो पटना के नौतना का रहने वाला है और वहाँ से वो यहाँ पर कमाने के लिए आया था और वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करता है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ FIR नोट करी है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 2 मर्डर का केस है। तो जो लड़का है अभी जो जेल की सलाखों के पीछे है और एक महिला जो कि अपने हवस बुझाने के चक्कर में अपने ही पति की और अपनी भी जान को गंवा बैठी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहेंगे, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।